आज का टॉपिक है प्रतिरक्षा तंत्र, इम्यून सिस्टम। प्रतिरक्षा तंत्र होता क्या है, अब बात करते हैं इसके बारे में। प्रतिरक्षा एक प्रकार से रोगों से प्रतिरोध करने या लड़ने की क्षमता को प्रतिरक्षा कहते हैं। पहली लाइन के अकॉर्डिंग जो भी रोग हमारी बॉडी में पनपते हैं उनसे हमारा बॉडी सिस्टम, खास तौर पर सेल, लड़ने की क्षमता रखती हैं, उनको किल करती हैं। अदर पैथोजन सेल जो आती है, बैक्टीरिया, वायरस, कवक, कुछ भी जिससे कि हमें रोग हो सके, रोग कारक जीव हमारे अंदर प्रवेश करता है तो उनसे लड़ने की क्षमता इम्यून सिस्टम कहलाती है, प्रतिरक्षा तंत्र कहलाती है, प्रतिरक्षा कहलाती है। और लड़ने की क्षमता ही प्रतिरक्षा कहलाती है, इम्यूनिटी कहलाती है, इम्यून सिस्टम कहलाती है। करेक्ट। तो सबसे पहले इम्यून शब्द जो है वो लैटिन भाषा का एक शब्द है, इम्यूनस। इम्यूनस से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है स्वतंत्र करना। स्वतंत्र करना मतलब थोड़ा सा फ्री करना। स्वतंत्र करना मतलब फ्री कर देना। ओके, स्वतंत्र करना मतलब फ्री करना, इसका मतलब होता है। आगे लिखा है जिसका अर्थ स्वतंत्र करना है। लेकिन इसके फादर के बारे में जानते हैं। इनके फादर कौन से होते हैं? फादर का नाम है एमिल बॉन बेयरिंग। एमिल बॉन बेयरिंग ये इनके फादर हैं, इम्यून सिस्टम के ये फादर माने जाते हैं। एमिल बॉन बेयरिंग इम्यून सिस्टम के फादर हैं। क्लियर हुई लाइन? बिल्कुल, वेरी गुड। आगे लिखा है कि प्रतिरक्षा का अध्ययन इम्यूनोलॉजी कहलाता है। प्रतिरक्षा का अध्ययन इम्यूनोलॉजी कहलाता है। वेरी गुड। तो प्रतिरक्षा कितने प्रकार की होती है? प्रतिरक्षा दो प्रकार की होती है। पहली प्रतिरक्षा को बोलते हैं सहज और दूसरी को बोलते हैं उपार्जित। यानी कि एक सहज प्रतिरक्षा होती है जिसको प्राकृतिक प्रतिरक्षा भी बोलते हैं, नेचुरली, जन्मजात, माता पिता से मिलने वाली प्रतिरक्षा। ये हमें खुद नहीं बनानी पड़ती, हमारी कोशिकाएं ऑलरेडी सीखी सिखाई माता पिता से ही आती हैं और अपने आप ही हमारी बॉडी की सुरक्षा करेंगी। ठीक है। उपार्जित यानी कि यहाँ हम पैदा हो गए इस वातावरण में, अब हमें जो भी रोग होंगे उनके बाद जो कोशिका सीख लेंगे कि इस बार ये रोग हुआ है, अब ऐसे सुरक्षा की जाती है, ऐसे एंटीबॉडी बन गई, आगे चल के ये एंटीबॉडी काम आएगी क्योंकि हमें अभी फ़िलहाल ये रोग हुआ था। नेक्स्ट बार कोई नया रोग होगा तो उसके खिलाफ एंटीबॉडी बनेगी और वो अगली बार फिर कभी होगा वही रोग दोबारा सेम रिपीट होगा बॉडी में, तो उसको हम बहुत अच्छी तरह से फेस करेंगे। जहाँ तक कि इतनी बुरी तरह से बीमार नहीं होती जैसे पहली बार बीमार होते हैं। तो इम्यून सिस्टम कहीं ना कहीं बन जाता है, जो यहाँ पर रोगों के लड़ने के बाद जो जनरेट होता है उसको उपार्जित कहते हैं, और जो माता पिता से मिलता है वो जो होता है सहज। ठीक है। अब बात करते हैं पहले सहज के बारे में, टोटल सहज के बारे में बात करते हैं। तो ये जो सहज है, एक मिनट, सहज ये प्रतिरक्षा जन्म के साथ प्राप्त होती है, अर्थात माता से बच्चों में आ जाती है। और इसे जन्मजात प्रतिरक्षा भी कहते हैं। इसे जन्मजात यानी कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट शब्द है, इसे जन्मजात प्रतिरक्षा कहते हैं। इस प्रतिरक्षा में हमारा शरीर के कुछ अंग अवरोधक का कार्य करते हैं और रोगाणुओं को शरीर में प्रवेश करने से रोकते हैं। वास्तव में जो हमारे ऑर्गन सिस्टम है वो अवरोधक का काम करेंगे। अब ऑर्गन अवरोध का काम नहीं करते बल्कि उनके अंदर मौजूद सेल्स करते हैं। रिमेंबर, ऑर्गन अवरोध का काम नहीं करेंगे, उनके अंदर मौजूद सेल्स काम करेंगे। एक स्टेप मैं आपको रोक कर समझाना चाहता हूँ कि जो हमारी बॉडी में सेल्स हैं ना, बहुत सारी सेल्स होती हैं ब्लड के अंदर, खास तौर पर ब्लड के अंदर। बॉडी की सभी कोशिकाओं पर मत जाओ, आप ब्लड के अंदर मौजूद सेल्स के अंदर चले जाओ। बस वही सेल जनरेट करती है इम्यून सिस्टम को, प्रतिरक्षा तंत्र को, रोगों से लड़ने की क्षमता को। क्लियर हो गई बात? ठीक है। अब आगे लिखा है कि रोगाणु को शरीर में प्रवेश करने से रोकते हैं। यदि शरीर में प्रवेश भी कर जाते हैं तो इनको विशिष्ट क्रिया द्वारा नष्ट कर देती हैं। अब अगर गलती से बैक्टीरिया एंट्री भी ले लेता है तो अंदर जाके उसकी धुलाई होने वाली है, अंदर जाके उसको नष्ट कर दिया जाता है, अंदर जाके उसको मार दिया जाता है। और यह मुख्य रूप से निम्न अवरोधकों से बना होता है। हमारे शरीर के कुछ अवरोधक बताए गए हैं जो कि इन बैक्टीरिया, वायरस, फंगस या फिर जो भी रोग कारक हमें रोगित कर सकता है, रोग पहुंचा सकता है, बॉडी में रोग पनप सकता है, जिसकी वजह से उनको कौन कौन से बैरियर हैं जो कि पहले ही रोक देते हैं, ब्लॉक कर देते हैं, जाने नहीं देते बॉडी में, उनका नाम सुनिए। मैं आपको एक साथ पहले रीड करके बता दूंगा। पहला है शारीरिक अवरोध, दूसरा है त्वचा, और तीसरा है श्लेष्मा, और चौथा आएगा शरीर से स्त्रावित होने वाले पदार्थ। तो सबसे पहली बारी मैं पहले के बारे में बात करना चाहूँगा, जिसका नाम है शारीरिक अवरोध। ये पहला, ये अवरोधकाएँ रोगाणुओं को शरीर में
प्रवेश करने से रोकती है। जैसे कि क्या हो सकते हैं शारीरिक अवरोध? त्वचा हो सकती है, श्लेष्मा हो सकती है, शरीर से स्त्राव हो सकते हैं, शरीर से कलेक्ट होने वाले स्त्रावित पदार्थ, ये सभी बॉडी यानी फिजिकल बैरियर कहलाते हैं। इंग्लिश में इनको फिजिकल बैरियर कहते हैं। फिजिकल बैरियर के अंदर आपकी त्वचा आएगी, श्लेष्मा आता है और शरीर से स्त्रावित होने वाले पदार्थ आते हैं। ठीक है, अब हम सबसे पहले स्किन के बारे में गौर करेंगे। तो आप इतना समझ लीजिए, सहज प्रतिरक्षा तंत्र को जनरेट करने के लिए शरीर में कुछ अवरोधक के रूप में शरीर शारीरिक अवरोधक, फिजिकल अवरोध कौन? त्वचा, श्लेष्मा, शरीर से स्त्रावित होने वाले पदार्थ, ये सब फिजिकल बैरियर में आते हैं। अब ये भी ध्यान रखें कि ये सारी चीज़ें हम सहज प्रतिरक्षा तंत्र में पढ़ रहे हैं। सहज प्रतिरक्षा तंत्र एक ऐसा तंत्र होता है जो माता पिता से मिलता है। ठीक है, इसको इंसान को खुद बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, माता पिता या माता से बच्चे में अपने आप आ जाता है। ठीक है, क्लियर हो गई बात। अब बात करें त्वचा के बारे में। त्वचा ये हमारे शरीर की प्रथम सुरक्षा पंक्ति है। हमारे शरीर की प्रथम सुरक्षा पंक्ति है। इसका बाह्य स्तर कैरेटिन के जमाव के कारण मृत होता है। कैरेटिन के जमाव के कारण मृत होता है, इसीलिए रोगाणुरोधी स्तर बन जाता है। यानी कि रोगाणुरोधी स्तर का मतलब रोगाणु इसमें जा ही नहीं पाते, इसको भेद कर रोगाणु शरीर में प्रवेश नहीं कर पाते और हमारे शरीर की सुरक्षा हो जाती है। तो ये तो सुरक्षा हो गई स्किन के जरिए। क्लियर हुई बात? ठीक है, अब बात करते हैं श्लेष्मा के जरिए। श्लेष्मा के जरिए बॉडी की सुरक्षा कैसे होती है? श्लेष्मा एक पदार्थ होता है जो कि मिकोस या श्लेष्मिकोशिकाओं द्वारा स्त्रावित एक चिपचिपा पदार्थ होता है, इसको श्लेष्मा कहते हैं। नासा मार्ग में स्त्रावित होता है, मूत्र मार्ग में स्त्रावित होता है, श्वसन मार्ग में स्त्रावित होता है। तो इन सभी में श्लेष्मी कोशिका बहुत ज़्यादा होती है। श्लेष्मी ग्रंथियाँ और स्त्रावित करती हैं श्लेष्मा का एक मिकोस यानी कि श्लेष्मा का चिपचिपा पदार्थ, इंग्लिश में मिकोस कहते हैं। श्लेष्मा को उसका स्त्रवण किया जाता है। एक मिनट, ये और अब आगे देखिए, जो रोगाणु को अपने अंदर अपने ऊपर चिपका लेता है श्लेष्मा, ठीक है, अंदर चिपका लेगा और बॉडी के अंदर प्रवेश करने से रोक देगा, पहुंचने से रोक देगा। श्लेष्मा झिल्ली में एक एंजाइम लाइसोजाइम पाया जाता है जो बैक्टीरिया को मार देता है। ठीक है, यानी श्लेष्मा झिल्ली में एक एंजाइम भी पाया जाता है जिसका नाम है लाइसोजाइम। ये हमारे लार में पाया जाता है, इसी की वजह से बैक्टीरिया मर जाते हैं। तो आप लोग अच्छी तरह समझ चुके हैं 2 फैक्टरों के बारे में। अब तीसरा फैक्टर शारीरिक स्त्राव, शरीर से स्त्रावित होने वाले पदार्थ। इसको एक ही साथ समझेंगे, एक साथ पहले पढ़ते हैं, उसके बाद हम आपको बताएंगे। ठीक है, शरीर से क्या क्या स्त्रावित हो सकता है? शरीर के ऊपर करो, ठीक है, आपको शरीर के विभिन्न भागों से भिन्न भिन्न प्रकार के स्त्रावित होते हैं, यानी भिन्न भिन्न प्रकार के पदार्थ स्त्रावित होते हैं। भिन्न भिन्न अलग अलग प्रकार के पदार्थ स्त्रावित होते हैं बॉडी के अलग अलग पार्टों से। जैसे कि ये रोग पैदा करने वाले कारकों को अथवा जीवाणुओं को दूर भगा देते हैं। शरीर से निकलने वाले पसीना भी एक हमारा स्त्राव है। नेत्र से निकलने वाले आंसू या नेत्र से निकलने वाला स्त्राव, विभिन्न प्रकार के इनमें एंजाइम होते हैं। ये एंजाइम जो पाए जाते हैं जीवाणुओं को कोशिका झिल्ली को तोड़ देते हैं। जीवाणु की कोशिका झिल्ली को तोड़ दिया और उन्हें नष्ट कर देते हैं। अब जीवाणु की जैसे कोशिका झिल्ली को तोड़ दिया जाता है इन विशिष्ट प्रकार के एंजाइमों द्वारा। ये एंजाइम पाए जाते हैं पसीने में, यानी हमारी बॉडी से स्रावित होने वाले द्रवों के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से जीवाणु की कोशिका झिल्ली जो होती है वो कोशिका झिल्ली जो है नष्ट हो जाएगी, तो जीवाणु तुरंत मर जाएगा। जीवाणु तुरंत मरेंगे तो अन्य देह तरल पदार्थों भी ऐसे ही अणु हैं जो अन्य देह तरल पदार्थ, इसका मतलब है हमारी बॉडी से स्रावित होने वाले अदर्स जो पदार्थ होते हैं, अन्य पदार्थ भी होते हैं, वो भी ऐसा ही काम करते हैं। वो कैसा काम करेंगे? वो भी जीवाणुओं को नष्ट करने का काम करते हैं। जो जीवाणुनाशी होते हैं, जो जीवाणुनाशी बोल रहा है वो जीवाणुनाशी होते हैं। इसका मतलब वो भी जीवाणुओं को मार देते हैं, बैक्टीरिया को मारने में समर्थ होते हैं। जैसे कि सेमिनल फ्लूइड भी ऐसा ही काम करता है। ठीक है, स्पर्माइन एवं जिंक जठर रस ये भी ऐसा ही काम करता है। HCl भी किल करता है बैक्टीरिया को। दूध में लैक्टोपेरोक्सीडेज ये भी ऐसा ही करता है। लार, आंसू, नाक के स्त्राव, देखो लार में, आंसू में, नाक के स्त्राव में लाइसोजाइम
कौन सा एंजाइम साहब, लाइसोजाइम एंजाइम होता है जो कि किल कर देता है। तो शरीर से स्थापित होने वाले पदार्थों द्वारा कैसे बैक्टीरियाओं को धूल चटा दिया गया, वो मर गए। ठीक है, अब बात करते हैं सहज, ये तो पूरी तरह से सहज प्रतिरक्षा तंत्र के बारे में बात हो गई। एक बार फिर से रिपीट कर दूंगा थोड़ा सा आप लोगों के लिए कि सहज प्रतिरक्षा तंत्र एक ऐसा तंत्र होता है जो कि हमें माता पिता से जन्म से बच्चों को मिलता है। इसको जन्मजात भी बोलते हैं, प्राकृतिक भी बोलते हैं, माता पिता से मिला हुआ भी बोलते हैं। इसमें शारीरिक अवरोध जो होते हैं, शारीरिक अवरोध, ये त्वचा है, श्लेष्मा है और शरीर से स्रावित होने वाले पदार्थ जो कि अभी कंप्लीट किए। ठीक, तो ये तो सहज प्रतिरक्षा तंत्र होगी। अब बात करेंगे अब इसी के अंदर मौजूद एक अन्य तंत्र की, ठीक है, जिसको बोलते हैं पूरक तंत्र। ये पूरक तंत्र होता क्या है, इसको भी बारीकी से समझने की कोशिश करेंगे। कंप्लीमेंट्री सिस्टम, पूरक तंत्र लगभग 30 प्रकार के अमीनो अम्लों, 30 से अधिक प्रोटीन से मिलकर बनता है का समूह होता है। पूरक तंत्र 30 से अधिक प्रोटीनों का समूह होता है। ठीक है साहब, समझ में आ गया। आगे देखिए कि कुछ पूरक तंत्र घटकों को अंग्रेजी के सी आकार तथा इसके साथ संख्या से प्रदर्शित करते हैं। इसके साथ संख्या से प्रदर्शित करते हैं, सी लिखेंगे उसके साथ कोई नंबर लिख के इसको प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, इसमें लिखी हुई संख्या इनकी खोज का क्रम दर्शाती है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण और सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला घटक होता है C3 घटक। ठीक है, पूरक तंत्र में। ओके, क्लियर हुई लाइन। आगे ये प्रोटीन के घटक प्लाज्मा द्रव्य अथवा सेल्स की सतह पर पाए जाते हैं। ये जो प्रोटीन के घटक होते हैं वो प्लाज्मा द्रव्य में पाए जाएंगे या कोशिका की सतह पर पाए जाते हैं। ये तंत्र रक्त का थक्का एवं फाइब्रिनोलाइसिस करने वाले प्रोटीन तंत्र के साथ साथ प्लाज्मा में पाए जाने वाला और एंजाइम का तंत्र होता है। ठीक है, इसमें एक प्रोटीन सक्रिय तथा विघटित होकर, इसमें ही प्रोटीन एक सक्रिय हो रहा है, वो विघटित हो रहा है और एक उत्पाद बना रहा है जो कि दूसरी, इसमें एक एंजाइम, ये एक एंजाइम का तंत्र है। ये इसमें प्रोटीन सक्रिय होकर विघटित होकर एक उत्पाद बना देता है, एक प्रोडक्ट बना देता है जो दूसरी प्रोटीन, एक मिनट, जो दूसरी प्रोटीन के लिए उत्प्रेरक का कार्य करता है। इस प्रकार से सक्रिय और विघटित प्रोटीन शरीर में बहुत सारे प्रतिरक्षा के कार्य करती है। यह तंत्र सूक्ष्मजीवियों की सेल्स में छेद कर देता है और कुछ पूरक घटक सूक्ष्मजीवियों को चारों तरफ आवरण बना लेते हैं। तो आवरण में फैगोसाइट सेल्स होती हैं, न्यूट्रोफिल्स जैसे मैक्रोफेजेज इस जगह आकर आकर्षित हो जाएंगी। अब इससे फ़ायदा क्या होगा? इससे फ़ायदा ये होगा कि फैगोसाइट आ गए तो किल करेगी बैक्टीरिया को, आकार में बड़ी होती है, सूक्ष्म जीवों को निकल जाती है, इन्हें नष्ट कर देती है। इसीलिए पूरक तंत्र शरीर की सहज प्रतिरक्षा प्रणाली का महत्वपूर्ण घटक होता है। ठीक है, पूरक तंत्र काफ़ी ज़्यादा अच्छा माना जाता है बॉडी के लिए। इसके लिए थोड़ा अलग प्रकार से कुछ प्रोटीन होते हैं, प्रोटीन के कुछ घटक होते हैं जो कि बैक्टीरिया या किसी भी पैथोजन सेल्स के चारों तरफ आवरण बना लेंगे या उससे चिपक जाएंगे, जिससे कि हमारे शरीर की कुछ खतरनाक कोशिकाएं जो कि बैक्टीरिया को किल करती हैं, जैसे कि जिनका नाम है फैगोसाइट, न्यूट्रोफिल्स होती है, मैक्रोफेज होती हैं, ये उस पर आकर आकर्षित हो जाती हैं और फैगोसाइट कोशिका आकार में बड़ी होने के कारण सूक्ष्म जीवों को निकल जाती हैं और इन्हें नष्ट कर देती हैं। इसीलिए पूरक तंत्र को शरीर की सहज प्रतिरक्षा प्रणाली का महत्वपूर्ण घटक भी माना जाता है। यानी कि टोटल मिला के इन्होंने जितना भी कार्य किया है बैक्टीरियाओं को किल करने का किया है। लेकिन यहाँ पर जो सबसे अच्छी भूमिका थी वो प्रोटीन की थी। किसकी थी? प्रोटीन की। तो प्रोटीन का घटक थे ये सभी, यानी कि
जो पूरक तंत्र होता है वो 30 प्रकार के प्रोटीनों का समूह होता है, जो कि जिनको अंग्रेजी के सी आकार द्वारा भी इंडिकेट किया जाता है। ठीक है, समझ में आया पूरक तंत्र। अब भक्षाणु अवरोधकों के बारे में बात करते हैं। भक्षाणु अवरोधक क्या होते हैं, क्या हैं ये भक्षाणु अवरोध और कैसे बॉडी को सुरक्षा प्रदान करते हैं। भक्षाणु अवरोध, इनमें शरीर की कुछ विशिष्ट सेल्स काम करती हैं जो बाहर से प्रवेश करने वाले रोगाणुओं का भक्षण कर जाती हैं। भक्षण मतलब उनको खा जाती हैं और उन्हें नष्ट कर देती हैं। जैसे कि कौन कौन ऐसा कर सकती है वो भी हम देख लेते हैं। जैसे कि वो न्यूट्रोफिल होगी, न्यूट्रोफिल, WBC, मैक्रोफेज होगी, मैक्रोफेजेज रोगाणुओं के संक्रमण के समय WBC की संख्या इंक्रीज होने लगती है। ठीक है, इस प्रकार बॉडी की सुरक्षा हो जाएगी। ठीक है, अब दूसरा, न्यूट्रोफिल भक्षाणु की तरह कार्य करेगी। न्यूट्रोफिल्स जो सेल है वो भक्षाणु की तरह काम करेगी, खाने का सफाया करने का काम करेगी, जो रोगाणुओं का भक्षण करती है। जो रोगाणुओं का क्या करेगी, रोगाणुओं का भक्षण करेगी। अब भक्षण हो जाएगा तो इनके कणों में फैगोसाइटन, इनके कणों में फैगोसाइटिन व लैक्टोफेरेनिन जैसे प्रतिजीवाणु प्रभाव वाले पदार्थ पाए जाते हैं। ठीक है, प्रतिजीवाणु वाले पदार्थ पाए जाते हैं। ईओसोनोफिल, ये कोशिका होती है ईओसोनोफिल द्वारा स्त्रावित पदार्थ रोगाणु से स्त्रावित विष को उदासीन कर देता है। अब विष को उदासीन कर दिया था तो बॉडी में ज़्यादा परेशानी नहीं आएगी। तो ये काम होते हैं कुछ कोशिकाओं के जरिए। भक्षण अवरोधक कौन होते हैं, न्यूट्रोफिल्स होती है, WBC होती है, मैक्रोफेज होती है, ईओसोनोफिल होती है, ये सभी कोशिका भक्षण अवरोधक होती हैं। ठीक है, शोधक तथा प्रदाह अवरोधक, जब किसी स्थान पर चोट लग जाती है, कट जाता है या जल जाता है तो उसके माध्यम से रोगाणु शरीर या ऊतक में प्रवेश करने लगते हैं और अपना विशेष पदार्थ ऊतकों में स्त्रावित कर देते रोगाणु, जिससे WBC, संयोजी ऊतक, मास्ट कोश का एक पदार्थ हिस्टोमिन नामक प्रोटीन का स्त्राव करती हैं। ठीक है, हिस्टोमिन नामक प्रोटीन का स्त्राव करेंगे और रोगाणुओं का विषैला पदार्थ हिस्टामिन मिलकर चोट वाले स्थान की कोशिकाओं को फैला देता है, जिससे कि यहाँ पर रक्त का प्रवाह अधिक हो जाता है। अब यहाँ पर रक्त का प्रवाह अधिक हो जाता है। ठीक है, जैसे ही रक्त का प्रवाह अधिक होगा तो चोट वाला जो स्थान है वो लाल और गर्म हो जाएगा। ठीक है, चोट वाला स्थान जैसे ही लाल और गर्म हो जाता है वैसे ही सेल्स का द्रव निकलकर सूजन उत्पन्न कर देता है उसी जगह पे, और शरीर की इन क्रियाओं को शोधन प्रतिवेदन कहते हैं। शरीर की इन प्रतिक्रियाओं को शोधन प्रतिवेदन कहते हैं। इन क्रियाओं से न्यूट्रोफिल चोट वाले स्थान पर आकर्षित होती हैं। इन क्रियाओं द्वारा न्यूट्रोफिल्स जो हैं चोट वाले स्थान पर आकर्षित होंगी और सूक्ष्म जीवों को खा जाती हैं, जिससे कि शरीर की सुरक्षा हो जाती है। तो इतने सारे सिस्टम में मैंने सहज प्रतिरक्षा तंत्र की बात की है, आपने अच्छी तरह समझा। नेक्स्ट वीडियो में उपार्जित, जिसको बोलते हैं अर्जित, जो कि यहाँ रहकर सीखती है हमारी कोशिका, पैदा होने के बाद शरीर में एक इम्यून सिस्टम जनरेट होता है, उसको सीखती है। तो ये जो सिस्टम है नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे इसके बारे में। थैंक यू सो मच।